नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम जो ज्योग्राफी की हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम भारत की जनजातियों को पढ़ने वाले हैं। राइट। क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में? आज हम भारत की जनजातियों की बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारी भारत के भूगोल की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद जो एक टॉपिक आपका जो बच रहा है वो है आपका क्या, भारत की जनगणना। तो जनगणना को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2011 की जनगणना से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इस एग्जाम में। वो अंतिम होंगे। इसके बाद से जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें 2021 की जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे और वहीं से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना से जो प्रश्न पूछे जाना है, इसलिए आपको 2011 की जनगणना को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से रीड कर लेना है। गुड इवनिंग एवरीवन। और ये जो हमारी क्लास हो रही है ये जो है लाइव नहीं है, ये प्रीमायर है क्लास, ठीक है। तो आप लोगों के जो कमेंट हैं वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप लोग ऑफलाइन जो है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दूं तो मात्र 499 में अवेलेबल है। एग्जाम गुरुजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टेस्ट रहेंगे। उसमें 125 टोटल टेस्ट हैं, जिसमें से 25 से 30 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। बाकी के जो टेस्ट हैं आपके सब्जेक्टिव वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट आपके हैं। पीडीएफ भी उनकी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिल्कुल रिसेंटली आपको ज्वाइन कर लेना है। यदि नोट्स लेना चाहो, क्योंकि आगे एक और एग्जाम आएगा प्रीलिम्स का अभी 2021 में ही, तो 1299 में हिंदी मीडियम या 1399 में इंग्लिश मीडियम। यदि नोट्स परचेज करोगे तो जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो चलिए, क्लास का हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। चलिए बताइए, कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला या फिर डाफा, कौन सी है इनमें से जो केरल में पाई जाती है? तो जो दक्षिण भारत की हम जनजातियां पढ़ते हैं उनमें विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में एक जनजाति हम कैसी पढ़ते हैं, वो जनजाति का नाम है चेंचू जनजाति, जो कि आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत मिलती है, केरला में भी मिलती है। तो तीनों जगह पे आपको कौन मिलती है? चेंचू जनजाति मिलती है। जबकि डाफला और डाफर जो जनजातियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, और लेप्चा या भूटिया जनजाति आपकी सिक्किम की है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? इनमें से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? अगाड़िया मतलब समुदाय जो है वो कौन सा है? तो अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को जो हम नमक जो बनता है, ये नमक पहले ज्यादातर नमक किसी नमक का यूज करते थे, जो चट्टानी नमक होता है, खनिज नमक होता है, वो कहाँ से निकलता है? पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज पर्वत को खोद खोद करके निकाला जाता है, ठीक है, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से आता था, साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत निकलता है, वहां से भी आता था। बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उस नमक को छोड़कर समुद्री नमक को खाने पर जोर दिया। समुद्री नमक बनाने के लिए हमें मजदूर चाहिए थे अंग्रेजों को, तो बहुत ही कम कॉस्ट पे काम करने वाले उनने किन लोगों को चुना? उनने जनजातियों को चुना। जनजातियों में गौंड जनजाति की जो अलग अलग काम करने वाली जनजातियां हैं, जिसमें प्रधान है, अगरिया है, सोलाहस है, ठीक है, कोयला भूतिस है, ठीक है, ओझा है। तो ये अलग अलग काम, जैसे पंडिताई कौन करता है, तांत्रिक क्रियाएं कौन करता है, ओझा क्या करते हैं, ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। अगरिया क्या क्या काम करते हैं? आग का काम, लोहे का काम करते हैं, ठीक है। सोलाहस का काम क्या है? तो बढ़ईगिरी का काम करते हैं। कोयला भूतिस नाचने गाने का काम करते हैं। प्रधान जो है पुजारी का काम करते हैं। तो उसी में जो आपकी जनजाति थी कौन सी, तो जो एक अगरिया, अगरिया, ये अगरिया लिखा है, इसे अगरिया जनजाति है। काम तो बेसिकली इसका क्या था? तो लोहे का काम था। यही अगरिया समुदाय जो है गुजरात में परंपरागत रूप से लवड़ पटल श्रमिक समुदाय के रूप में काम करते हैं, नमक निकालने का काम करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर लगाते जाइएगा, और लास्ट में आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। 40 क्वेश्चन है जनजातियों से संबंधित, इसमें से आपके कितना आपने स्कोर किया है। तो निम्न स्थानों में से कहां पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति हो, सेंटिनली जनजाति हो, ओंगे हो, जारवा हो, ये सब आपकी निग्रोटो जनजाति की प्रजातियां हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं।
एक तो पाई जाती हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी पाई जाती हैं आपकी कैसी, तो दूसरी अल्पाइन जनजातियों तक जनजातियां आपको मिलती हैं, द्रविड़ जनजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और निग्रिटो। तो जो निग्रिटो जनजाति की जनजातियां हैं या निग्रिटो जनजाति के जो समूह है, उनका जो हमें एक समूह मिलता है वो सिर्फ अंडमान निकोबार में आज मौजूद है। तो ये आपको निकोबार द्वीप समूह पे मिलेंगी सोम्पेन जनजाति। सेंटिनली तो बहुत चर्चा में रही थी, क्योंकि सेंटिनली जनजाति तो बाहरी इंसान को देखते ही मार देते, तीर धनुष चला देते हैं, कपड़े तक नहीं पहनते हैं बिल्कुल, और इनकी जो संख्या है बहुत ही कम बची हुई है। अमेरिका का एक व्यक्ति आया था और वो वहां पे गया था अंडमान निकोबार में, सेंटिनली द्वीप पर वो रहती हैं जहाँ पे, तो उन्होंने तुरंत उसे मार दिया था, क्योंकि ये किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। चौथा प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी है। गद्दी जो है वो लोक निवासी कहाँ के, तो गद्दी जो है ये वो होते हैं पशुपालक होते हैं, बकरी भेड़ बकरी पालन का इनका काम होता है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, धौलाधर श्रेणी में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो संथाल, मुंडा, हो, उरांव, ये सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे। याद रखिएगा, संथाल, हो, मुंडा, उरांव। जैसे बिरसा मुंडा का नाम तो आपने सुना ही होगा, बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी थे, तो बिरसा मुंडा ने कहाँ पे नेतृत्व किया था, झारखंड में नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा ने दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में या छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में वहां पे इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो झारखंड में ये जनजाति पाई जाती है। चैंचुस जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं, देखिए चैंचुस या चैंचू एक ही बात है, मैं आपको बता चुका हूं। दक्षिण भारत में कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, तीनों जगह पे चैंचू जनजाति के लोग निवास करते हैं। और सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। मौसमी प्रवास मतलब ऐसा कि किसी कारणवश, जैसे आप अभी यहाँ पे रहते हैं, इसके बाद में आपकी जब आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ होना बंद हो जाएगी तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। मतलब यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो आपकी कौन सी, उत्तराखंड और सिक्किम में पाई जाने वाली भूटिया जनजाति जो है, ये कैसी है, ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। गर्मियों के समय में जो ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ठीक है, गर्मियों के समय में ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। पशुपालक जनजाति है, तो वहां पे पशुओं के चरने के लिए जो अल्पाइन वनस्पतियां होती हैं वो चरती हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और बर्फ से वो वनस्पतियां ढकने लगती हैं, तो इनकी जो चारागाह हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब पशुओं को चारागाह उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे ये लोग, ये अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, अपने पशुओं को चराते हुए घुमंतु जनजाति के रूप में विचरण करते हुए, और जब तक शीत ऋतु रहती है तब तक ये घूमते रहते हैं। शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु आते आते ये फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, तो अपने क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी कौन सी, गोंड, इरूला, पनियान या राजी। तो इनमें से जो गोंड जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भील के बाद दूसरे नंबर पर गोंड आती है, लेकिन समूह की दृष्टि से देखा जाए कि कितने समूह हैं, अगरिया, प्रधान, ओझा, ठीक है ना, इस तरह से समूह की दृष्टि से देखा जाए या उपजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो गोंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दोनों चीजों में अलग अलग, जनसंख्या तो भीलों की ज्यादा है लेकिन समूह ज्यादा गोंड के हैं, याद रखिएगा, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति। नौवां प्रश्न है, गारो, खासी तथा जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं। गारो एक पहाड़ी है, जयंतिया भी एक पहाड़ी है, खासी भी एक पहाड़ी है, और इन पे तीन जनजातियां निवास करती हैं। गारो जनजाति जिस पहाड़ी पर रहती है उसका नाम गारो पहाड़ी, जिस पे जयंतिया रहती है जयंतिया पहाड़ी, जिस पे खासी जनजाति रहती है तो खासी पहाड़ी। तो गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी कहाँ पे हैं, मेघालय में मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं, मेघालय में मौजूद हैं गारो, खासी, जयंतिया। और ये किस राज्य में निवास करती हैं, तो ये आपकी मेघालय में निवास करती हैं। इसके अलावा ये जनजातियां थोड़ी थोड़ी नागालैंड और असम में भी निवास करती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत असम और नागालैंड में भी निवास करती हैं, लेकिन मूलतः मेघालय इनका आंसर होगा।
कुकी जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग जो है, मैंने यहाँ पे इमेज नहीं फिट की है, इमेज नहीं लगाए हैं। कई बार जब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो मैंने इमेज के माध्यम से सारी चीजें जो है डिफाइन की हैं। और कोर्स के जो वीडियो हैं, आपके एमपीपीएससी कोर्स के प्रीलिम्स के वीडियो हैं, वहां पे भी मैंने 2 या 3 लेक्चर में जनजातियों को, भारत की जनजातियों को पढ़ाया है, सॉरी विश्व की जनजातियों को पढ़ाया है। तो वहां पे मैंने नॉर्डिक क्या है, अल्पाइन क्या है, भूमध्य सागरीय क्या है, द्रविड़ क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या है, नॉर्डिक क्या है और निग्रिटो क्या है, सभी को एक तरफ से परिभाषित किया है, सभी की विशेषताएं बताई हूँ, सभी को एक एक करके समझाया है। तो यहाँ कुकी जनजाति के जो लोग हैं, ये अल्पाइन प्रकार की जनजातियां, ये इनका कद जो है छोटा होता है, आंखें छोटी होती है, चीन जैसे लोग देखे ना आपने, इसी जनजाति से संबंधित हैं। तो ये आपके मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, असम मिजोरम में भी आपको मिल जाएंगे, तो इसका उक्त सभी आंसर होगा। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में भी बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। तो भील जो है, अच्छा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर में भील सबसे ज्यादा मिलते हैं। गुजरात के भी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भील मिल जाते हैं। तो ये तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपको भील मिलेंगे। एक गुजरात में सांसी जनजाति पाई जाती है, सांसी, जो अपने आप को वाल्मीकियों से नीचा मानती है। ठीक है, वहां पे गढ़वाल जनजाति भी पाई जाती है, गढ़वाल राजपूतों के वंशज कहलाते हैं। गरासिया जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, जो भगवान शिव ने वो मानते हैं कि हमें तीर धनुष दिए हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी मीणा जनजाति है, बहुत ही शिक्षित जनजाति होती है, बैंक मैनेजर से लेकर बहुत बड़े 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 पदों पर बैठे हुए मीणा लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा और ये भूटिया, ये दोनों जनजातियां अल्पाइन प्रकार की जनजातियां हैं। सिक्किम में ये प्रमुखता से निवास करती हैं। भूटिया जो है उत्तराखंड में भी प्रमुख रूप से पाई जाती है, ऋतु प्रवास करने वाली, मैं बात कर चुका हूं। 13 नंबर का प्रश्न है, डफला तथा सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? डफला, मिसमी, सिंघपो, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ की हैं? डफला, मिसमी, सिंघपो वगैरह ये सब जनजातियां आपके अरुणाचल प्रदेश या नेपा प्रदेश में निवास करती हैं। नेपा जो अरुणाचल का पूर्व नाम है, और हम लोग उसे अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत में सूर्य वहीं पे उगता है। तो सूर्य को अपना आंचल जो है देता है, जो उसे बोलेंगे सूर्य, मतलब अरुण, अरुण को जो आंचल आंचल देता है सबसे पहले, उसे बोलते हैं अरुणाचल। राइट, तो अरुणाचल जिसपे चीन भी अपना अधिकार जताता है, चीन बोलता है कि हमारा है, लेकिन चीन क्या करता है कि किसी भी एक मुद्दे को भुलाने के लिए वो दूसरा मुद्दा उठा लेता है। ठीक है, जैसे भारत लद्दाख का क्षेत्र मांगे और उस पर अपनी लगातार बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र में, विदेशों में भी बात उठा चुका है कि हमें चीन से हमारा लद्दाख वाला हिस्सा वापस दिलाया जाए, अन्यथा हम युद्ध करेंगे। तो क्या होता है कि चीन उस मुद्दे से नजर हटाने के लिए एक और क्षेत्र पे अपना दावा कर दो, अरुणाचल पे भी दावा कर दो, तो भारत ये बोलेगा भैया लद्दाख तो छोड़ो छोड़ो, हम अरुणाचल हमारा ही है। तो मतलब एक चीज से अपनी नजर हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। लद्दाख भी लेगा, तिब्बत भी मुक्त कराएगा, और साथ में अपना अरुणाचल भी नहीं खोने देगा। ठीक है, तो दफला और सिंघपो जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि पनियान तथा इरूला जनजातियां कहां पे निवास करती हैं? पनियान और इरूला जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इनका निवास होता है। 15वें नंबर का प्रश्न है। अब चूंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट तो नहीं है, जो है रिकॉर्ड होगी ये क्लास, और इसलिए आपके जो कमेंट है मैं डायरेक्टली आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। आप लोग कमेंट करते जाइए, लास्ट में अपना अवलोकन करें कि आपके कितने अंक इसमें से आए हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में जनजातियां किस आधार पर नियुक्त की जाती हैं, जो है चुनी जाती हैं कि भैया ये जनजाति है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और भिन्न आवास के कारण, बिल्कुल करेक्ट है। भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की भिन्नताएं, आर्थिक स्तर, इसमें आर्थिक स्तर को ध्यान नहीं दिया जाता है। आर्थिक स्तर में तो कई वर्ग हैं और भी जैसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, तो वो जनजातियां नहीं होंगी। मुख्य तो संस्कृति उनकी अलग होती है, भौगोलिक एकाकीपन होता है उनमें। देखना आप, जो जहां भी जनजातियां निवास करती हैं वो अन्य लोगों के समूह से थोड़ा सा हटके ही उनका एक मोहल्ला होगा, या ज्यादातर जो है निवास करती हैं जंगली इलाकों में। ठीक है, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसी संस्कृति को हम देखते हैं और जो है बना देते हैं जनजातियों के निर्धारण में। राष्ट्रपति को अधिकार है।
16 नंबर का प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान या उड़ीसा? सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जो जनजाति है मुख्यतः ये कहाँ की है? सहरिया जनजाति राजस्थान की है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ की है? राजस्थान की है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। राजस्थान के जो कोटा से लगे हुए क्षेत्र है ना, चाहे वो आपका गुना है, अशोकनगर है, शिवपुरी है, श्योपुर है, यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है। मुख्य विशेषता इनकी, ये लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। काम बिल्कुल करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है और शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, ऐसा इनके बारे में माना जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है? गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा? तो याद रखिएगा, गोंड जनजाति और नागा जनजाति, इनमें बहुपतित्व विवाह प्रथा नहीं पाई जाती। गोंड जनजाति तो समगोत्रीय विवाह भी वर्जित है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, लड़के लड़की का गोत्र अलग अलग होना चाहिए। नागा जनजाति जो नागालैंड में मुख्यतः निवास करती है और असम में भी ये जनजाति पाई जाती है, मुख्य रूप से नग्न अवस्था में रहते हैं और मुर्गी पालन का सबसे ज्यादा काम करते हैं, झूम खेती करते हैं और पशुओं को जो है मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, कुत्तों तक को खा जाते हैं नागा। लेकिन जो जौनसारी है उत्तराखंड में मुख्यतः इसका निवास है, ये पशुपालक भी है और साथ में ये क्या करती है कि ऋतु जो है मैदानी क्षेत्रों में भी प्रवास करती है और इसमें बहुपति की विवाह प्रथा चलती है। साथ में जो टोडा जनजाति है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है। भारत की सबसे सुंदर जनजातियों में टोडा जनजाति सबसे सुंदर है। मुख्यतः पशुपालन का इनका काम होता है, पशुपालन करते हैं, मुख्यतः भैंस पालन करते हैं और इनमें भी बहुपति विवाह प्रथा चलती है, मतलब एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। तो 3 और 4 आपके इसमें से जो भी बताएगा 3 और 4 मतलब सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी बोली जाती है, बिल्कुल करेक्ट। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जो जनजातियां हैं वो अपनी अपनी भाषा बोलती हैं, तो खासी जनजाति बोली जाती है, खासी भाषा बोली जाती है। नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है और अंगामी बोली जाती है। सिक्किम जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत नेपाली और थोड़ी बहुत असमिया बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती। तो आंसर हमारा डी। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नृत्यों की। बिहुआ ये कहाँ के नृत्य हैं? ये असम के नृत्य हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओणम जो है ये आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नहीं है दोस्त, ये केरल का है। ओणम जो है कथकली ओणम ये आपके केरल के हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है। पोंगल तमिलनाडु में है और पोंगल केरल में भी होता है। बैसाखी पंजाब में होता है, लेकिन ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं होता, ओणम आपका केरल में होगा। तो आंसर आपका बी। और 20वां प्रश्न है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है। मतलब ये कि जो ये पर्वत टाइप के हैं, ये मैंने आपको क्या बना दिए हैं? ये पर्वत बना दिए, ठीक है। तो मिजोरम में जो लोग निवास करते हैं वो पर्वतों की घाटियों में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, ऊपरी क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ पे निवास करेंगे वो, कटकों पे घाटियों में इस टाइप से निवास करते हैं वो। तो ये बताया गया है कि ये बस्ती संरूप जो है, जो बस्तियां हैं ये पर्वतों में इस टाइप से जो कटक होते हैं उनके आसपास ही रहती हैं। उनके रैखिक प्रतिरोध हैं वो ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं रहते हैं। इसका रीजन क्या है कि यहां निवास नहीं करते हैं, यहां निवास करते हैं। इसका जो रीजन ये है कि जो यहाँ की जो जलवायु है उसमें ये क्या होता है कि घाटियों में जो जल होता है वो ज्यादा होता है। आपको पता है कि मिजोरम मेघालय आसपास जो है पानी ज्यादा गिरता है, 200-250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, सदाहरित प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो घाटी क्षेत्रों में नमी ज्यादा होती है, ठंडक ज्यादा होती है, वहां पे कीड़े मकोड़े और तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं। इस कारण से ये थोड़ी सी ऊंचाई पर निवास करते हैं जहां पे नमी कम होती है और गर्मी थोड़ी सी घाटियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो घाटियां जो है कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। ये कटक हैं पर्वतों के, तो इनकी अपेक्षा ये घाटियां कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं, इसलिए ठंडे क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ निवास करना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि घाटियां ठंडी होती हैं, कटक गर्म होते हैं, इसलिए गर्मी वाले क्षेत्रों में रह लेते हैं, ज्यादा ठंडे में नहीं रह सकते।
21वां प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति, देखिए जो जनजातियां हैं, ये जनजाति शब्द जो है आपका, जनजाति शब्द है, ये किसने दिया था? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। और जनजातियों के लिए कोई व्यक्ति यदि अच्छा काम करता है, कोई उनके सुधार करता है, तो उसे ठक्कर बापा के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, ठक्कर बापा जनजाति पुरस्कार। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या एससी या एसटी शब्द का जो प्रयोग हुआ है, सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था ये प्रयोग। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, साइमन कमीशन में एससी या शेड्यूल ट्राइब का शब्द का यूज हुआ था, ठीक है ना। और उसके पहले भी अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे भारत की जो अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, ये लोगों को देखते ही मार देती थी, तो इनके लिए 1870 के आसपास एक एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। उस एक्ट में जो है इनको जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब की जगह पे क्या बता दिया था, क्रिमिनल शेड्यूल ट्राइब। और उसमें 6 साल के बच्चे को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। बाद में भारत सरकार ने इन्हें क्या कर दिया, इस एक्ट को हटाया स्वतंत्रता के बाद में। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो एसटी है वो है आपकी कौन सी, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू। तो भोटिया जनजाति, सॉरी थारू जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। आप लोगों को पता है कि ये किस चीज को मनाती है? एक सरहुल जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। थारू का जो प्रश्न है आगे रिपीट होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। सरहुल जो है एक पेड़ के नीचे सभी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं और जो है मुर्गियों की बलि देते हैं। ये मुख्यतः झारखंड में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? मुंडा जनजाति के द्वारा, ठीक है। मुंडा के अलावा हो जनजाति भी इसे थोड़ा बहुत मनाती है। सरहुल त्योहार झारखंड में मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एक पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, उनके देवता निवास करते हैं उस पेड़ में, और वहीं पे मुर्गियों की बलि दी जाती है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कौन मानता है इसमें से? तो टोडा जनजाति, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, एक तो टोडा और एक उत्तराखंड की जौनसारी, दोनों ही बहुपति विवाह को मानती हैं। टोडा जनजाति करेक्ट। निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनसार पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या विंध्याचल की पहाड़ियां? तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जहां पर जो हिल स्टेशन है, वहीं पे आप लोग जब कभी घूमने के लिए जाएंगे तो आपको ये जनजाति देखने के लिए मिल जाएगी। भैंस पालन का काम करती है, भारत की सबसे सुंदर जनजाति है, इसमें बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। 25वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दूसरी बार ये शायद प्रश्न रिपीट हुआ है। तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, भील दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। ये शायद ये भी रिपीट हुआ है। डफला और डाफर अरुणाचल प्रदेश में, लेप्चा भूटिया आपकी सिक्किम में, चेंचू जनजाति जो है आपकी केरल में पाई जाती। 27वां प्रश्न है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये तो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, त्रिपुरा, असम का क्षेत्र आ जाएगा। तो गारो, खासी, जयंतिया जो जनजातियां हैं वो मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत नागालैंड और असम में पाई जाती हैं, त्रिपुरा में भी मिल जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जनजातियां नहीं मिलती हैं। 28वां प्रश्न है, गारो जनजाति नहीं है, कहाँ की नहीं है? असम की, नागालैंड या मिजोरम या मेघालय? तो मेघालय तो इनका मूल स्थान है, असम और नागालैंड में भी मिल जाएंगी, लेकिन नागालैंड के नीचे जो मिजोरम पड़ेगा वहां पे ये जनजातियां नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है 29वां, बोडो कहाँ के निवासी हैं? जो बोडो जनजाति है असम की, वो कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? तो देखिए जो बोडो निवासी हैं ये अपने लिए असम में एक अलग से प्रदेश की मांग कर रहे हैं, बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। जैसे पंजाब में कुछ पंजाबी या सिंधी जो लोग हैं वो अपने लिए पंजाबी क्या मांग कर रहे हैं कि अलग से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। सिख लोग, कुछ सिख लोग कनाडा में बैठे बैठे अलग से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी बोडोलैंड की मांग जो है होती रहती है। तो ये अमेजन बेसिन तो कहाँ पे है? अमेजन बेसिन तो ब्राजील में है, गलत है। मध्य प्रदेश, ये भी गलत हो जाएगा। संथाल परगना, संथाल आपका कहाँ हो जाएगा?
तो ये पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड का क्षेत्र, गारो पहाड़ी में ये निवास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, बुक्सा, जौनसारी या थारू। कौन करते हैं? उत्तराखंड की जो भूटिया है और सिक्किम में भी निवास करते हैं, ये जनजातियां जो है पशुपालन है, बकरी भेड़ों को पालती हैं और ये जो है ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास समझते हैं आप लोग? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब ठंडियों में चारागाह खत्म हो जाते हैं, बर्फ जम जाती है, तो पशुओं को चराने के लिए मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। फिर वापस मैदानी क्षेत्रों से जब गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघल जाती है और चारागाह खुल जाती है, तो फिर से वापस पहुंच जाते हैं, तो ऋतु प्रवास। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। भील मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और राजस्थान के मुख्य क्षेत्र में निवास करती ही है। जौनसारी उत्तराखंड में निवास करती है। संथाल जो है छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करते हैं, संथाल करते हैं आपके झारखंड में। खासी जो है मेघालय की मुख्यतः जनजाति है। तो सी आपका करेक्ट 32 नंबर का प्रश्न है। संथाल निवासी हैं कहाँ के? मध्य भारत के। मध्य भारत में मध्य प्रदेश आता है, बिल्कुल नहीं। दक्षिण भारत के, ये भी बिल्कुल नहीं। पश्चिमी भारत के, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, यहाँ भी नहीं है। पश्चिमी भारत गुजरात वगैरह, यहाँ भी नहीं है। पूर्वी भारत के, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहाँ के हैं? पूर्वी भारत के, जिसमें आपका झारखंड का पूर्वी हिस्सा और पश्चिम बंगाल का हिस्सा शामिल होता है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणियों की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणियां कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गद्दी एक बकरी की प्रजाति भी है, तो बकरी पालन करने वाली जो जनजाति है उसे हम गद्दी बोलते हैं। गद्दी धौलाधर श्रेणी में निवास करती है हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्य: लिंबू सिक्किम, कार्बी हिमाचल, डोंगरिया कौंध ओडिशा, बोडो तमिलनाडु। तो देखिए बोडो मैंने अभी आपको बताया असम की जनजाति है, तमिलनाडु में निवास नहीं करती है, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें से क्या विचार करना है कि कौन से सही हैं, ठीक है, इनमें कौन सुमेलित हैं। तो लिंबू सिक्किम, तो लिंबू भी सिक्किम की नहीं है। कार्बी हिमाचल प्रदेश की और डोंगरिया जो है ये ओडिशा की। तो 2 और 3 जो है आपके क्या हो जाएंगे? सॉरी, 1 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। लिंबू सिक्किम की है, डोंगरिया कौंध ओडिशा की है, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहां पर है? थारू लोगों का निवास कहां पे है? ठीक है, तो थारू लोगों का निवास कहां पे है? थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, थारू जनजाति, ठीक है। ये भी कैसी है? पिछड़ी जनजाति है और ये भी पशुपालन का काम करती है। और थारू लोग जो हैं कुत्ते पालते हैं, जो इनके पशुओं की देखरेख करते हैं। जंगली कुत्ते होते हैं खतरनाक। तो थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है इनका निवास? उत्तराखंड में है। जौनसारी भी पाई जाती है, भूटिया जनजाति भी पाई जाती है, थारू भी पाई जाती है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू लोग जो है ये क्या करते हैं? दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। दिवाली इनके लिए अच्छा नहीं है, दिवाली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। कैसा मनाते हैं? शोक के, दुख के रूप में मनाते हैं। हम लोग खुशी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भगवान राम ने रावण पे विजय पाकर के अपने घर लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत में दीप जलाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 37वां नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? आप तक प्रॉपर आवाज आ रही होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है। भूटिया उत्तर प्रदेश, ये भूटिया जनजाति जो है सिक्किम और जो है जो आपका उत्तराखंड है वहां पे मिलेगी। मुंडा तमिलनाडु में नहीं मिलेगी, आपकी झारखंड में मिलेगी। कोल जो है ये झारखंड में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ए नंबर आपका सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? कोई जनजातीय समुदाय उस राज्य में नहीं मिला है। तो यहाँ राज्य की बात की जा रही, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन दिल्ली आपका टॉप नंबर पर रहेगा जिसमें कोई जनजाति नहीं है। और राज्यों की बात की जाए तो आप हरियाणा लगा के आइएगा, हरियाणा में कोई जनजातियों की पहचान नहीं की गई है। तो चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के जो जंगली समुदाय है या जंगली क्षेत्र है, जहां पे जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय नहीं मिलती हैं और जो है
दिनारिक भी नहीं मिलती हैं आपको, प्रोटोस्टेलाइड और मंगोलाइड मिलेंगी सबसे ज्यादा यहाँ पे। झारखंड वगैरह की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे मंगोलाइड प्रजाति के लोग आपको मिलते हैं। तो सी नंबर करेक्ट होगा। 40वें नंबर का प्रश्न है, ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र उठी हुई कपोल अस्थि, पीले हल्के हल्के पीले कलर के होते हैं। त्रियक नेत्र, नेत्र जो है तिकोने टाइप के होते हैं। उठी हुई कपोल, जो कपोल है आंखें ये हैं उठी हुई हैं। और कपोल अस्थि, छुटपुट केस, छोटे छोटे केस बाल, और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ है नॉर्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, नीग्रो जनों से या मंगोलाइड जनों से। नॉर्डिक तो ऊंचे पूछे हट्टे कट्टे होते हैं, आर्य लोग होते हैं, और कलर भी इनका साफ होता है। लेकिन जो नीग्रो प्रजाति है, नीग्रो प्रजाति है या निग्रोटो प्रजाति है, ये सबसे छोटे होते हैं। ये मध्यम कद के नहीं होते, सबसे छोटे होते हैं। और मंगोलायड हैं जो कि कैसे होते हैं, मीडियम ऊंचाई वाले होते हैं, त्रियक नेत्र, हल्के पीले वर्ण के होते हैं। तो ये हमारे 40 प्रश्न थे जो कि हमने क्लास में कवर किए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हैं। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितना आपका स्कोर है। काफी लोगों 2-3 दिन से लगातार आप लोगों की ये जो बात आ रही है कि सर कंप्यूटर की क्लास कब स्टार्ट होगी, तो ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट 9। ठीक है, यूनिट 9 की हम बात करेंगे और कंप्यूटर की बात करेंगे। ठीक है, राइट। यूनिट 7 में आपने साइंस वगैरह पढ़ी ली होगी, साइंस सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, मौलिक सिद्धांत आपको पढ़ा रहे हैं। यूनिट 8 में आपका करंट अफेयर है जो दांगी सर करवाएंगे, जस्ट आप लोग पढ़ते भी रहिए। यूनिट 9 कंप्यूटर के मैं 8 से 10 क्लासों में आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपके कवर करवा दूंगा, तो आपको इसकी चिंता नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये क्लास हम लगभग संडे या मंडे को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमें 2-4 दिन के लिए कहीं थोड़ा सा अर्जेंट काम है, इसलिए जो है ये क्लास आपकी अभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन बाद ही आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो पाएगी। और ये क्लास में एक्स्ट्रा जो है एडवांस रिकॉर्ड करके पहले ही, ठीक है, इसलिए ये कल आपकी क्लास जो है प्रीमायर होगी। मतलब आज आपने जो क्लास देखी वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी, प्रीमायर थी। और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इसके पहले अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो बहुत ही रीजनेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या कोर्स परचेज किया है तो आपके पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज है तो आप टेस्ट जो है सभी के सभी टेस्ट आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार आपको टाइम उतनी बार लगा लीजिए। कई बार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार लगा सकते हैं, कई बार लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपको जो ये नंबर दिए गए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।